देयर इज अ डिबेट बिटवीन प्रो लाइफ एंड प्रो चॉइस। कुछ दिन पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन से रिलेटेड एक जजमेंट पास किया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन को जब्त कर दिया गया है। ये एक 1973 रूलिंग था जिसको फेमसली रो वर्सेस वेड से जाना जाता है। यह जजमेंट पास होने के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में राइट टू अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दरवाजा दिया गया है। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर जजमेंट और कैसे ये जजमेंट इन 21st सेंचुरी के बाकी सारे राइट्स को हैम्पर कर सकते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज, LGBTQ राइट्स एंड मोर स्पेसिफिकली वुमेन राइट्स। To put it simply, when a democracy rolls back a constitutional right that has been in place for almost half a century, it must consider itself into a deep peril. इसके साथ साथ we'll also throw light on India's law. क्या इंडिया में अबॉर्शन लीगल है? किस हद तक एक महिला को गर्भपात करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सामाजिक तौर पर किस तरह की अफवाहें गर्भपात को लेकर फैली हुई है। बाय द वे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई भी न्यू टॉपिक्स लेके आऊं तो आप सबके पास उसके नोटिफिकेशंस जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जॉन रो ने अमेरिका की जो अबॉर्शन लॉ था उसको चैलेंज किया था क्योंकि उस वक्त अबॉर्शन लॉ सिर्फ उसी केसेस को अलाउ करता था जिसमें मदर को प्रेगनेंसी के वक्त लाइफ रिस्क होता था। हेनरी वेड एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था जिन्होंने जॉन रो के अगेंस्ट से लड़ रहे थे और यहां से इस केस का नाम हुआ था जॉन रे वर्सेस हेनरी वेड। जब रो ने ये सूट फाइल किया था देन शी वाज 5 months प्रेग्नेंट और उम्र मात्र 22 साल। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये केस फाइल करते वक्त ये सूट दुनिया में वुमेन राइट से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा। दुनिया की कई सारे देशों में ये एक रेफरेंस केस बन गया है और सबके सामने ये एक सवाल खड़ा कर दिया है, कौन सी राइट्स ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट टू चूज और राइट टू लाइफ। जब तक इसकी जजमेंट आया तब तक ये मां बन चुकी थी और ये अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए भी दे चुकी थी। और ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कहा फीटल वायबिलिटी से पहले तक अबॉर्शन को अलाउ किया जा सकता है। फीटल वायबिलिटी का मतलब होता है कि जब फीटस अपने मां के वुम यानी कोश से बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं। अबॉर्शन को सिर्फ आप एक गर्भपात या राइट टू चूज एंड लाइफ के बीच में खत्म नहीं कर सकते। इसके आज के डेट में एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है। साथ साथ अबॉर्शन एज अ कंसेप्ट एक मदरहुड, एक स्टेट, फैमिली, सेक्सुअलिटी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक आर्ग्यूमेंट में कोर्ट ने कहा कि राइट टू अबॉर्शन इज नॉट डीपली रूटेड इन द नेशंस हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। तो क्या इसका मतलब हिस्टोरिकली जो भी होता हुआ आ रहा है वो सब सही है? लेकिन अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में सती, ये सब हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है। बट ऐसे जजमेंट फ्रॉम अ लिबरल डेमोक्रेसी से जब आप आते हैं तब बाकी डेमोक्रेसीज के लिए भी ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स यूएस के बारे में तो डिस्कस करने के लिए डेफिनेटली मैं नहीं बैठा हूं। सो कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। इंडियन कोर्ट्स बॉडीली ऑटोनॉमी को अपहोल्ड किया है। केरला हाई कोर्ट 2020 में कहा है कि राइट टू मेक हर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज आल्सो अ फैसेट टू हर पर्सनल लिबर्टी एज अंडरस्टूड बाय आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया का अबॉर्शन लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट द्वारा निर्धारित किया गया 20 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। एक्चुअली इंडिया में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक कमिटी गठन करने के लिए बोला था टू स्टडी द नीड ऑफ द लेजिस्लेशन ऑन अबॉर्शन। तो इसके बाद एक कमिटी फॉर्म किया गया था जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमिटी। इस रिपोर्ट के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ने MTP एक्ट 1971 बनाया था। फिर कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बट जो रिसेंट अमेंडमेंट था वो था 2020 में किए गए कुछ चेंजेस जिसको लेके काफी सारे चर्चा भी हुई। इसके मेन प्रोविजंस है कि एक मैरिड वुमेन या अनमैरिड वुमेन प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते मतलब लगभग 4.5 महीने तक अबॉर्शन करा सकते हैं, बट इसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। बट अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते के बीच में है देन आपको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। इसमें स्पेशल कैटेगरीज वुमेन की डिफिनेशन दिया गया है जिसका मतलब कोई रेगुलर प्रेग्नेंट वुमेन कैन बी डिनाइड अबॉर्शन, बट जो रेप सर्वाइवर्स, डिफरेंटली एबल्ड एंड माइनर्स है सिर्फ उनके लिए यह टाइम फ्रेम दिया गया है। एंड 24 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई केसेस होता है देन उसमें स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को मैंडेटरी किया गया है। इन दैट केस कोई फीटल एबनॉर्मलिटी अगर है तो अबॉर्शन किया जा सकता है जो कंप्लीटली मेडिकल बोर्ड के डिस्क्रिशन पर है। इसमें एक प्रीवियसी क्लॉज भी ऐड किया गया है कि जो भी महिला अबॉर्शन करवाए उसका नाम या अदर डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इंडिया में इस लॉ का इंपॉर्टेंस सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं है, बट हमारे सरे हुए हेल्थ सिस्टम में एक बहुत बड़ा कारण भी है ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसका मतलब सालाना कितने प्रेग्नेंट महिला जन्म देते वक्त अपनी जान गंवाती है, वो है 1 लाख में से 113 महिला है। और अगर इसकी कंपैरिजन बाकी देशों के साथ किया जाए देन नॉर्वे, बेलारूस, पोलैंड, इटली की MMR है ओनली 2,
जर्मनी की है 7, यूएस की है 19 और हमारे बिलवेड नेबर चाइना का है 29। ये लॉ को फॉर्मुलेट करने के पीछे 3 कारण था। फर्स्ट रीजन था टू रिड्यूस अनसेफ अबॉर्शन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर 13th वुमेन अपनी जान गंवाती है ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। करीबन 6.4 मिलियन यानी 64 लाख प्रेगनेंसीज हर साल टर्मिनेट किया जाता है, जिसमें अबॉर्शन इज द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ्स इन द कंट्री। दूसरी रीजन, जैसे मैंने कहा अभी, टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि सेफ एंड लीगल अबॉर्शन से ही पॉसिबल है। तीसरा रीजन जो है वो है आबादी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये लॉ इनेक्ट हुआ है करीबन 50 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी इलीगल अबॉर्शन कुछ खास कम नहीं हुआ है। तो काफी सारे रिसर्च के बाद मैंने कुछ रीजन जॉट डाउन किया है, जिसको मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट कितना भी कर ले, सामाजिक तौर पर हमारी सोच को प्रगतिशील रखना काफी जरूरी हो जाता है। पहला, एथिकल डिबेट। कुछ लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना एक महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स है। वहीं पर किसी का मानना है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ को प्रोटेक्ट करना, एंड हेंस प्रोटेक्शन ऑफ फीटस भी स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें इंडियन कोर्ट्स भी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को काफी प्रायोरिटाइज किया है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपका जो विचारधारा है वो आप निरपेक्षता के साथ किसी भी दबाव के बिना जब कोई डिसीजन लेते हैं तब आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी सुरक्षित रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक्ट में जो मेडिकल बोर्ड की बात की गई है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं मेंशन्ड है। काफी सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें मेडिकल बोर्ड के डिले के वजह से अबॉर्शन नहीं हो पाया। तीसरी पॉइंट, कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, बीट मेडिकल बोर्ड या फिर इंडिविजुअल डॉक्टर्स। इसके पीछे रीजन है मोरल पुलिसिंग, स्लट शेमिंग एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि आप जब डॉक्टर्स को विजिट करते हो देन मेन पर्पस हमेशा होता है टू गेट द मेडिकल एडवाइस एंड नॉट हमारे संस्कार या लोग या हमारे धर्म क्या कहते हैं। बट ज्यादातर डॉक्टर से आप यही सुनोगे वजह सिंपल मेडिकल एडवाइस। ये तो अनमैरिड वुमेन के लिए हो गया, 2 मैरिड वुमेन भी कहाँ ही बच पाते हैं। बट अगर मैं और ज्यादा नैरो डाउन कर लूं देन मैरिड वुमेन के लिए अलग तरह के पंगे होते हैं। फॉर मैरिड वुमेन प्रेगनेंसी कैन बी फ्रॉम मैरिटल रेप, जिसके रिगार्डिंग अभी भी हमारे देश में कोई कानून नहीं है। एक शादीशुदा औरत हो सकता है कि अपनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही हो और इसके लिए वो अबॉर्शन कराना चाहता है, लेकिन इस तरह के रीजंस को डॉक्टर कंसीडर ही नहीं करते हैं। एंड मोरओवर ऐसे सिचुएशन पर डॉक्टर या तो हस्बैंड या पेरेंट्स से राय लेते हैं, जहां पर लॉ में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एक औरत को अबॉर्शन कराने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे समाज में अबॉर्शन एक शर्म की बात है, एक टैबू की तरह देखा जाता है। कई बार तो कुछ मिथ्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई शादीशुदा औरत पहली बार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की बात करती है तब उनको यह समझाया जाता है कि अबॉर्शन कैन लीड टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, मतलब दोबारा बच्चा होने में उनको कठिनाई हो सकता है। अच्छा, एमटीपी एक्ट को छोड़कर और भी 2 लॉज है जो अबॉर्शन की बात करते हैं। पहला है पॉक्सो, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। दूसरा है पीसीपीएनडीटी, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जो सेक्स डिटर्मिनेशन को क्रिमिनलाइज करते हैं। अब ये दोनों एक्ट में काफी सारे ग्रे एरियाज हैं एंड ये दोनों लॉ एक क्रिमिनल लायबिलिटी लॉ है और इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स क्रिमिनल चार्जेस के डर से अबॉर्शन को बाईपास कर जाता है। हर साल ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलता है जहां पर औरतें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाते हैं जब मेडिकल बोर्ड्स इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, स्पेशली इन केसेस जहां पर जेस्टेशनल अपर लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, दैट इज 24 हफ्ते, एंड मोस्टली सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड केसेस आते हैं। बट ये भी पेंडेंसी ऑफ केसेस में रह जाता है। ये सब को देखते हुए ये भी सच है कि इंडियन कोर्ट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया है और करते हुए ये भी कहा है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एक इंडिविजुअल की प्राइमरी कैरेक्टर है। अगेन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया एंड रूलिंग वाज इन सपोर्ट ऑफ वुमेन राइट्स। तो हर बार हम सरकार या जस्टिस सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हमें अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी है। हमें खुद से अपने घर पर इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि इसको आज के समाज में टैबू की तरह ना देखा जाए, रेदर एक प्लान्ड लाइफस्टाइल के व्यू पॉइंट से देखा जाए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये फेल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव की ऑल्टरनेटिव है, बट अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव के आगे फेल्ड लगा रहा हूं देन इसका सोल्यूशन भी तो थोड़ा सा एडवांस्ड होना चाहिए। हम एक महिला के अधिकार का सम्मान करना चाहिए एंड राइट टू चूज यहाँ पर हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अंटिल अ चाइल्ड इज बॉर्न ही और शी इज नॉट अ लिविंग एंटिटी। इसकी एक फेमस आर्ग्यूमेंट है जो मैं चाहता हूं कि आप सोचिए और इससे मैं आज का टॉपिक को एंड करूंगा। देखिए, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पर्सनहुड इज 2 डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। प्रो लाइफ वाले यानी अबॉर्शन के खिलाफ जो बात करते हैं उनको ये मानना है कि अबॉर्शन इज अ मर्डर ऑफ लिविंग एंटिटी,
देन आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF को कैसे जस्टिफाई करोगे? कई बार फर्टिलाइज्ड एग्स को रूटीनली फेंका जाता है, बट इसको तो आप मर्डर नहीं कंसीडर करते हो। अर्ली प्रेगनेंसी से स्कूल ड्रॉप आउट्स होता है, मेंटल हेल्थ में असर पड़ता है। हेंस एबॉर्शन को लेके जितना मर्जी लॉस बना लो, जब तक हमारे खुद के माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये डीप अंडरलाइंग प्रॉब्लम रह जाएगा। एंड प्लीज कमेंट बिलो योर आइडियाज इफ यू हैव एनी। Also, I'd be more than happy to read your comments, guys, and do share this video as much as possible because I think अभी भी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है जो सबसे जरूरी है। उसके साथ साथ लोगों को अभी भी ये भी नहीं पता कि हमारे देश में अबॉर्शन लीगल है एंड नॉट द अदर वे अराउंड। Thank you guys for watching and see you in the next video.